हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। अगर कोई नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं भविष्य में भी और भी जॉब अपडेट्स आप लोग के लिए लेते आऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसमें वैकेंसी है बीएससी वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, इंटर वालों के लिए। तो प्लीज़ कैंडिडेट मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और कहाँ पे वैकेंसी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में ये वैकेंसी है। ठीक है, अब है पोस्ट है सिनेमाटोग्राफी का या फोटोग्राफी का, 2 पोस्ट है। ठीक है, और ये लेवल 7 का है, देख रहे हैं स्तर 7 लिखा हुआ है, जॉब लेवल 7 है। सैलरी बहुत अच्छी है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। ठीक है, इसमें है कि अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और एससी के लिए 1 सीट है। यहाँ पे है क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मतलब फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में या सिनेमेटोग्राफी में। ठीक है, अब अगला देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे 2 सीट है। ठीक है, अब है यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं ये सारे पोस्ट क्या है, लेवल 7 का जॉब है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर आप लोग फ्रेंड्स अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 सीट है। इसमें अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और जो भी डिग्री है वो एक ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना अनिवार्य है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से क्या होता है, मान्यता रद्द हो जाती है, तो वैसे यूनिवर्सिटी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते हैं अगला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 1 सीट है, यह अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। इसके लिए है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मतलब फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट है, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, ये बैकलॉग वैकेंसी है, मतलब एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसमें होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसमें होना चाहिए क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट है, इसलिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस है, 3 सीट है, ये सारे लेवल 7 का जॉब है। अनरिजर्व के लिए 1, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसमें है फर्स्ट क्लास बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। इसमें कंप्यूटर साइंस में है कि आपका फर्स्ट क्लास बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीटेक होना चाहिए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस अगर है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। भौतिकी फिजिक्स में है 2, अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है। फर्स्ट क्लास बीएससी विथ फिजिक्स एज मेन एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एज एंसिलरी सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब बीएससी इन फिजिक्स होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद है यहाँ पे देख रहे हैं भौतिकी फिजिक्स के लिए एक और है अनरिजर्व, इसमें भी बीएससी इन फिजिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगला देखते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट ए, इसमें 2 सीट है, ये भी लेवल 7 का जॉब है। इसमें अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है। इसमें ग्रेजुएशन कोई भी इन फर्स्ट क्लास डिग्री होना ज़रूरी है, और अगर इसके बाद एक और है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री भी होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि पोस्ट कोड 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 डिप्लोमा शुड बी मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन। जो डिप्लोमा का ड्यूरेशन होगा, कोर्स ड्यूरेशन, वो 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो भी करते हैं तो 3 साल का होता है, और बीटेक 4 साल का डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है दिया हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे है अब लेवल 3 का जॉब है। यहाँ पे अब अगला लोग देखते हैं केमिकल में 10 सीट है, अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि ये लेवल 3 का जॉब है, ये भी सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें भी 21,700 से लेके आप लोग को 69,100 तक, लगभग 45,000 इन हैंड कैश आप लोग को मिलेगा। एसएससी पास प्लस आईटीआई एनटीसी एनएससी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स फ्रॉम एनसीबीटी केमिकल है टेंडर, मतलब है
कि जो आप लोग का जो ITI होना चाहिए, जो NCVT से मिलता है, तो उसमें है ना आप लोग का इसमें से कोई एक ट्रेड कोई भी होना चाहिए, जैसे केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मतलब ये जितने भी ट्रेड का नेम लिखा हुआ है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मेंटेनेंस मैकेनिक, तो ये लोग कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते हैं रसायन, फिर यहाँ पे है कि PCR यूनिट के लिए चाहिए एक चाहिए अनरिजर्व। इसमें भी क्या है कि आप लोग को जो ITI होगा वो किसी में भी एक ट्रेड में होगा, केमिकल में अटेंडेंट ऑपरेटर में भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी हो सकता है, मेंटेनेंस मैकेनिक या लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये कोई भी लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन का 6 सीट है, अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1 सीट है। SLC इसमें होना चाहिए, SSC मतलब 10th पास होना चाहिए, क्योंकि ITI आप 10th पास करने के बाद ही करते हैं। ITI होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का भी है, इसमें भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए और मैट्रिक के बाद ही होता है, तो मैट्रिक होना अनिवार्य है, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ITI वालों का भी सैलरी इसमें बहुत अच्छा है। उसके बाद फीटर का 17 सीट है, इसमें अनरिजर्व के लिए 8 सीट है, OBC के लिए 6 सीट है, ठीक है। EWS के लिए 3 सीट है। इसमें है SSC मैट्रिक, मतलब SSC मतलब मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए फीटर ट्रेड में, क्योंकि फीटर की वैकेंसी है, ठीक है। अब है यहाँ पे फीटर PCR यूनिट के लिए चाहिए, तो इसमें भी है ITI होना चाहिए फीटर ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिस्ट 3 सीट है, अनरिजर्व के लिए 2 सीट है और EWS के लिए 1 है इसमें, और इसमें होना चाहिए मैकेनिस्ट में ITI होना चाहिए, ठीक है। ITI होना चाहिए, मैकेनिस्ट ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 13 सीट है, अनरिजर्व के लिए 6 सीट है, OBC के लिए 5, ठीक है, EWS के लिए 2। इसमें होना चाहिए कि ITI ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, ठीक है। तो जो वैकेंसी का नेम है उसी ट्रेड में, क्योंकि जिस फील्ड से रिलेटेड है उसी फील्ड में आपको डिग्री होना, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है होना अनिवार्य है, ठीक है। अब जैसे डीजल मैकेनिक है, तो अब यहाँ पे डीजल मैकेनिक ट्रेड में आपको ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपको ITI ट्रेड से सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। प्लम्बर में तो ITI में प्लम्बर ट्रेड में आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में 7 सीट है, इसमें है कि ITI होना चाहिए किस ट्रेड में, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद डीजल मैकेनिक विथ HVD लाइसेंस में 3 सीट है, अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1। इसमें होना चाहिए आपको ITI किस ट्रेड में, डीजल मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। और वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में होना चाहिए, इसमें ITI ट्रेड होना चाहिए, किसमें, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट। सिविल में इसमें आपको होना चाहिए ITI किसमें, ड्रॉट्समैन, सिविल में ट्रेड में आपको होना चाहिए ITI। मैकेनिकल में होना चाहिए, मतलब ITI होना चाहिए किसमें, ड्रॉट्समैन, मैकेनिकल में ड्रॉट्समैन का 2 होता है, सिविल में भी होता है, मैकेनिकल में भी, तो मैकेनिकल में आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ PWBD कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट कोड नंबर 11 to 24 इस SST BNR। इसमें है कि बहुत सा PWBD का बहुत ज़्यादा मतलब क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के कैंडिडेट होते हैं, तो उनका क्राइटेरिया का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ वो लिखा हुआ है, ठीक है, मेंशन, वो एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई आँख से डिसेबल है तो उनका अलग है, कोई लेग से है उनका अलग है, हैंड से है अलग है, ठीक है, तो वो लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा प्रॉपर नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपको है शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है कि OBC को अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं इसी को, और जो भी कैंडिडेट अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया में मतलब आप लोग को बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि अपना नया सा रिजर्वेशन जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पुराना कास्ट सर्टिफिकेट इसमें वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग नया वाला ज़रूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है लिखा हुआ है, देख लीजिए पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पे है प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर पोस्ट कोड 9 इज़ एट बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर बालासोर, ठीक है। अब है यहाँ पे है कि ये जो जॉब है वहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो पोस्ट 9 जो है, कोड जो 9 है वो बालासोर में आप लोग को पोस्टिंग होगा, उड़ीसा में, ठीक है। बालासोर कहाँ है, उड़ीसा में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एट एनी सेंट्रल और यूनिट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। उन लोगों का पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी इसरो के तहत हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं सैलरी की यहाँ पे बात की गई है और एज लिमिट यहाँ पे है कि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए 18 से 35 ईयर्स तक होना चाहिए। उसके बाद है ड्रॉट्समैन बी के लिए 18 से 35 ईयर्स। ठीक है, सारा टीए गवर्नमेंट जितना अलाउंस है वो आप लोग को मिलेगा जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 250 रुपीज़, मतलब 250 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो लगेगा। हाउएवर इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपीज़ पर एप्लीकेशन एज प्रोसेसिंग फ़ी। स्टार्टिंग में क्या होगा कि सबको यहाँ पे पोस्ट वाइज लिया हुआ है कि ठीक है, शुरू में 750 रुपया सभी को लगेगा। ठीक है, द प्रोसेसिंग फ़ी विल बी रिफंडेड ओनली टू कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट एज अंदर। ठीक है, यहाँ पे है कि 750 रुपया पहले लगेगा और उसके बाद जो कैंडिडेट अपीयर होंगे तो रेस्ट अमाउंट उनको वापस मिल जाएगा। अगर अपीयर एग्जाम में आप नहीं होते हैं तो अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है द 750 दैट इज़ रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी में, जैसे SC ST वीमेन और PWD कैंडिडेट्स को पूरा एप्लीकेशन फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा और बाकी कैंडिडेट को क्या होगा 500 रुपीज़ जनरल और OBC वाले को रिफ़ंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे बात की जा रही है। किसी पोस्ट के लिए 500 भी है, ठीक है, किसी के लिए 400 है, तो वो आप एक बार एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म भरते वक्त जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है कैंडिडेट शैल एंटर देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स करेक्टली फॉर रिसिप्ट ऑफ रिफंड ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी, मतलब यहाँ पे क्योंकि रिफंड हो रहा है पेमेंट तो आप लोग अपना जो बैंक डिटेल्स है वो एकदम क्लियरली अच्छे से लिखिएगा। प्लीज़ नोट दैट रिफंड विल नॉट बी कंसिडर इफ़ योर कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट, और इसमें वो कैंडिडेट का ही रिफंड होगा जो रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे। ठीक है, जो नहीं अपीयर होंगे तो उनका कोई भी रिफंड एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड क्लियर इमेजेस और स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन पोर्टल फेलिंग विच विद देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। जो जो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करने का बोला जा रहा है वो आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपलोड नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या हुआ है यहाँ पे बोला गया रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसका साइज़ होना चाहिए 40 KB तक होना चाहिए, डायमेंशन 110 × 140 पिक्सल होना चाहिए। फिर यहाँ पे सिग्नेचर की बात कही गई है तो सिग्नेचर 20 KB तक होना चाहिए। और यहाँ पे SC ST डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एस एप्लीकेशन और फुल रिफंड ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी। ठीक है, अगर कोई जैसे फुल रिफंड एप्लीकेशन फ़ी का चाहते हैं जैसे SC ST कैंडिडेट्स है तो वो लोग क्या करेंगे कि अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। ठीक है, और वाइल फिलिंग अप online application it is advisable to keep the above documents readily available to upload the same। अगर जैसे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को भी है तो वो आप लोग पहले से रेडी करके स्कैन कॉपी करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिएगा, तब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कीजिएगा भरना, वो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोग को एप्लीकेशन फ़ी पूरी अच्छी तरह से भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेंट्स विद सबमिटेड विदाउट अपलोडिंग द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। और क्या होता है कि आधा अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ दिए भर के तो उनका इनवैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है कि रिटन टेस्ट होगा फिर स्किल टेस्ट होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर्स गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड ओनली दोज स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर रिटन टेस्ट। इसमें क्या होगा, इनिशियल पहले स्क्रीनिंग होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मतलब किसका मार्क्स के बेसिस पे कुछ स्क्रीन किया जाएगा। उसके बाद उसी कैंडिडेट को फिर रिटन टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा और द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल knowledge of the candidate is tested covering both breadth and depth of the prescribed curriculum। मतलब जो आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उस पोस्ट का पूरा आपको नॉलेज मतलब करिकुलम वाइज होना चाहिए। ठीक है, एकेडमिक पूरा नॉलेज होना चाहिए तो वैसा रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम देने से पहले एक बार पूरा सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, प्रिपरेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे है कि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी के लिए कितने घंटे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 80 MCQ होगा। ठीक है, और उसमें है कि +1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव के लिए 0.33 होगा मार्क्स। ठीक है, उसके बाद है पास क्राइटेरिया क्या है, अनरिजर्व के लिए 80 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको 32 लाना पड़ेगा और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 24 लाना पड़ेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में 50 आपको 100 में से लाना पड़ेगा और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40 100 में लाना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद है अगर रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने पर आप लोग को स्किल टेस्ट में फिर मौका दिया जाएगा देने के लिए। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट जनरली इन द 1:5 रेशियो विद मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स टू द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसमें बोला जा रहा है कि रिटन टेस्ट में अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा और जितना नंबर ऑफ सीट्स है उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोग को, ठीक है, तो कैंडिडेट आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन सीट कहाँ मतलब सिटी कौन कौन सा हो, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे स्टेट वाइज दिया हुआ है, तो गुंटूर होगा, विशाखापत्तनम होगा, तिरुपति होगा, असम में गुवाहाटी होगा, बिहार में पटना होगा, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली न्यू दिल्ली, कर्नाटका में होगा, बेंगलुरु और हुबली में होगा। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ठीक है, यहाँ पे केरला में दिया कोझिकोड होगा, तो यहाँ पे स्टेट वाइज जहाँ जहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी एज ऑप्टेड बाई कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसेस। उसके बाद है इसमें है कि मतलब जो आप लोगों को मिल जाएगा उसके बाद वो चेंज एग्जामिनेशन सिटी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक करना है, तो 26/4/2023 मतलब 26 अप्रैल से करना है। ठीक है, और कब तक करना है, 16/5/2023 मतलब 16 मई तक आप लोग को करना है। तो कैंडिडेट टाइम रहते ही आप लोग अपना एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है www.shar.gov.in पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हेल्पलाइन नंबर रहता है, वहाँ पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे दिया है वह 26 कैंडिडेट्स। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख रहे हैं कि 26 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है फॉर्म भरना और 16/5/2023 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। ठीक है, उसके बाद फ़ी पेमेंट भी तब तक ही आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा एक बार उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छी नौकरी है कैंडिडेट्स। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।